यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता हो, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। वर्ष 2022 में म्यूचुअल फंड के फ्लैक्सी कैप सेगमेंट ने खराब प्रदर्शन किया है और उस खराब प्रदर्शन में से पारंपरिक फ्लैक्सी कैप ने और भी खराब प्रदर्शन किया है। और आज हम चर्चा करेंगे उसी फंड की, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड की, और देखेंगे कि आखिर इसमें हमें करना क्या है। बहुत हैतोवा मची हुई है मार्केट में, पता नहीं क्या हो गया। आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान हम 3 बिंदु पे बात करेंगे। पहला, इसने पिछले एक साल में वाई नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर, इसने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न क्यों दिया। दूसरा, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है एंड व्हाट टू डू नाउ, आगे हमें क्या करना है। इस पे चर्चा करने के पहले हम देख लें कि जनवरी 2022 में पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या था। तो जनवरी 2022 में हम देखते हैं कि इन 4 स्टॉक्स में टोटल 28.61% पारंपरिक के एसेट अंडर फ्लैक्सी कैप सेगमेंट के एसेट का इन्वेस्टमेंट था। मींस टोटल फंड फ्लैक्सी कैप फंड में जितने भी फंड थे उसमें से 28.6% इन चारों फंड में था, इन चारों स्टॉक्स में था। ये चारों स्टॉक्स आईटी स्टॉक्स हैं और ये चारों ही स्टॉक्स ओवरसीज मार्केट में लिस्टेड है, ये डोमेस्टिक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसका मतलब टोटल फंड में, टोटल एसेट्स में से इस सेगमेंट ने अपने 28.61% फंड ओवरसीज स्टॉक में, इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया था। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड में या ओवरसीज मार्केट स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने के क्या कायदे कानून हैं। देखते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट टू ओवरसीज स्टॉक इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक मैंडेट दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि एक सिंगल एएमसी मैक्सिमम ओवरसीज स्टॉक में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है और ये लिमिट सारे म्यूचुअल फंड मिला के $7 बिलियन से अधिक नहीं होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, इंडिविजुअल एएमसी कैन इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन एंड एग्रीगेट ऑफ लिमिट ऑफ ऑल द एएमसीज, द लिमिट इज $7 बिलियन। जनवरी महीने में आईटी स्टॉक्स, यूएस आईटी स्टॉक्स इतने अच्छे थे कि सेबी को लगा कि जो मैंडेटेड लिमिट है $7 बिलियन की, वो अब क्रॉस होने ही वाला है। तो उन्होंने जनवरी महीने में एक गाइडलाइंस इशू किया एमएफआई को। इन्होंने कहा कि सारे एएमसीज को ये बताएं कि ओवरसीज स्टॉक में वो फर्दर इन्वेस्ट ना करें। इसका मतलब जो प्योरली इंटरनेशनल फंड थे उनमें एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों की एंट्री बैन कर दी गई और जिनका पार्शियल इन्वेस्टमेंट था ओवरसीज स्टॉक में, उन्होंने कहा कि ओवरसीज स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, बाकी डोमेस्टिक स्टॉक में यू आर फ्री टू इन्वेस्ट। और पराग फ्लैक्सी का पार्शियल इन्वेस्टमेंट 28.61% जनवरी महीने में ओवरसीज स्टॉक में था, बाकी 71.449 और 39% वो डोमेस्टिक स्टॉक्स में था। तो फ्रॉम द 2 फरवरी 2022 ओवरसीज स्टॉक में पराग फ्लैक्सी ने सेबी के नियमों के मुताबिक इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, बाकी सारे पैसे उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब देखते हैं जैसे ही ये गाइडलाइंस आई, उन चारों स्टॉक्स में मेटा, अमेजन, अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट, चारों ही स्टॉक्स में एक डिवैल्यूएशन शुरू हो गई, एक गिरावट शुरू हो गई। और ये हम देख पाएंगे यदि हम जून की बातें करें, ये फरवरी से लेके मई तक मीन्स 16 जून तक यू कैन से इट,
ये काफ़ी गिरावट आई। और जब ये गिरावट आई तो जो इनका लिमिट था 7 बिलियन यूएस डॉलर का, वो लिमिट अपने आप ही कम हो गई। तो सेबी ने फिर वो अपने गाइडलाइंस को रिवाइज किया और उन्होंने कहा 17 जून को उन्होंने गाइडलाइंस इशू किया कि आप फर्दर आप इन्वेस्ट ओवरसीज स्टॉक्स में कर सकते हैं। कंडीशन केवल एक यही होगी कि 1 फरवरी 2022 को जितना आपका इन्वेस्टमेंट था, अब इन्वेस्टमेंट उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक तो मुख्य कारण यह है कि इस कारण से पिछले 5 महीने में जो डिवैल्यूएशन हुआ उन चारों स्टॉक्स का, इसके चलते भी नेगेटिव रिटर्न हुआ। सवाल 2 होता है कि ये जब इसकी वैल्यू कम हो रही थी तो फंड मैनेजर ने क्या किया, उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। तो यदि हम पोर्टफोलियो एलोकेशन जनवरी से जून की यदि करें तो हम देखते हैं कि अल्फाबेट में 86,000 इन्वेस्टमेंट थे, उसको बढ़ा के 3,000 क्वांटिटी और बढ़ा दी उन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट में 679 था, इसको 713 कर दिया, 33-34,000 क्वांटिटी इसमें बढ़ा दी। अमेजॉन में 60,000 था, इसमें 11,20,000 के आसपास क्वांटिटी बढ़ा दी। मेटा में 558 था, इसमें 3,000 के आसपास स्टॉक्स बराबर। ये जो इंक्रीज हुआ ये इन्होंने फंड मैनेजर ने एवरेज के कारण, एवरेजिंग करने के कारण ये नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दी। लेकिन गिरावट इतना तेज था कि ये बढ़ाने के बावजूद भी टोटल वैल्यूएशन जो था एट द एंड ऑफ जून ये 491 था अगेंस्ट 31 जनवरी को 583, जबकि परसेंटेज वाइज ये 28.61% से कम होकर 22.02% हो गया। अब यदि जून की तुलना यदि सितंबर से यदि करें तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल में 89,000 से उन्होंने बढ़ा के 18 लाख कर दिया क्वांटिटी, मतलब 17,20,000 के आसपास बढ़ा दी। माइक्रोसॉफ्ट में 1,000 के आसपास, अमेजॉन में 2,000 के आसपास और मेटा में कोई चेंज नहीं किया। ये इन दोनों में बढ़ाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जून में जो 22.02% था इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये कम होके 17.90% हो गया। देखें गिरावट कितनी तेज थी। अब यदि इसकी तुलना नवंबर 2022 से करें तो हम देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट 17.90 से कम होकर 15.02% हो गया। जबकि हालांकि इस दौर में सितंबर से लेकर नवंबर के दौर में उन्होंने कुछ इंक्रीज नहीं किया। और जब नवंबर की तुलना दिसंबर से यदि करते हैं तो हम देखते हैं ये 15.02% से कम होकर 14.97% तक हो गया। जबकि इन्होंने 2,000 अल्फाबेट में बढ़ाया, 2,000 अमेजॉन में बढ़ाया और मेटा में उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो अल्फाबेट अमेजॉन में बढ़ाया, इसके बावजूद परसेंटेज वाइज, वैल्यूएशन के परसेंटेज वाइज 49.7% अराउंड 15% रहा और ये 15.02% रहा। अब इसकी तुलना यदि हम ये देख लें एक बार, इन चारों जो स्टॉक्स हैं मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट, इनमें पिछले एक साल में कितना गिरावट आई तो मेटा में देखते हैं -55%, अल्फाबेट में -33%, अमेजॉन में -37% और माइक्रोसॉफ्ट में -24%। अब यदि तुलना करते हैं जनवरी से दिसंबर की कि क्वांटिटी वाइज हमने कितना बढ़ाया और वैल्यूएशन वाइज मेरा परसेंटेज कितना रहा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कि क्वांटिटी वाइज हमने टोटल 217.02% बढ़ाया। इंडिविजुअली देखें तो माइक्रोसॉफ्ट में बढ़ाया हमने क्वांटिटी 5.15%, अल्फाबेट में बढ़ाया 1,992.02%, अमेजन में बढ़ाया 2019% और मेटा में बढ़ाया 5.75%। टोटल यदि करें तो ये 217% के आसपास क्वांटिटी में बढ़ाया। जबकि वैल्यूएशन वाइज जनवरी में ये 28.6% था और अमाउंट वाइज इट वाज 583, 5,83,980 था। दिसंबर में क्वांटिटी 217% बढ़ाने के बावजूद वैल्यूएशन जो है इसका 4,22,000 ही हुए और परसेंटेज वाइज इट वाज 14.97%। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नेगेटिव रिटर्न केवल 2022 में ही आया या इसके पहले भी कभी हुआ था। यदि हम पिछले 9 वर्षों के परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो हम देखते हैं
कि इन्होंने 2014 से 2022 के बीच 3 बार इन्होंने कैटेगरी को और बेंचमार्क रिटर्न दोनों को अंडर परफॉर्म किया। ये थे 2016, 2017 और 2022। 2016 में इनका रिटर्न 3.28% था अगेंस्ट कैटेगरी 4.06%। 2017 में 29.36% था अगेंस्ट 36.76%। और 2022 में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं -7.23% था अगेंस्ट 0.61%। लेकिन पिछले 9 साल में 3 बार इन्होंने अंडर परफॉर्म किया, जबकि 4 बार इन्होंने आउट परफॉर्म किया। ये साल थे 2015, 2019, 2020 और 2021। हालांकि 2018 में भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया, लेकिन आउट परफॉर्म करने के बावजूद इसका रिटर्न नेगेटिव था। तो नेगेटिव रिटर्न के लिहाज से देखें तो पिछले 9 साल में इन्होंने 2018 और 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया। तो एक चीज तो यह स्पष्ट हो गई कि 2022 में नेगेटिव रिटर्न आया। ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया, इसके पहले भी आया हुआ था और अंडर परफॉर्म इन्होंने पहले पिछले 9 साल में 2 साल और कर चुके थे। अब यदि चर्चा इस बात पे करनी हो कि आगे हमें करना क्या है, तो इसके लिए हम पिछले 1 साल के डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हम देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था और इसको हम कोरिलेट करेंगे। हमने जो स्टेक बढ़ाया है, जो बढ़ाया है, हमने क्वांटिटी जो बढ़ाई है उन 4 स्टॉक्स में, ओवरसीज स्टॉक्स में, क्या उसका इंपैक्ट इस पर कुछ पड़ने की उम्मीद है। तो हम देखते हैं कि पिछले 1 साल में यदि डिफरेंट पीरियड्स में 1 साल में देखते हैं तो बहुत खराब रिटर्न -4.88%, जबकि कैटेगरी और निफ्टी का दोनों का 2 डिजिट्स में था। 6 महीने में 7.35% अगेंस्ट कैटेगरी 8.81%, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा पीछे रह गया ये। 3 महीने में 0.83% अगेंस्ट कैटेगरी रिटर्न 0.61%। हालांकि बेंचमार्क रिटर्न जो 50 टीआरआई का था वो 4.27 को अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन कैटेगरी को इन्होंने और परफॉर्म किया पिछले 3 महीने में। 1 महीने में इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया, कैटेगरी को भी और निफ्टी 50 टीआरआई को भी। और 1 वीक में इन्होंने काफी बेहद अच्छे ढंग से आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि कैटेगरी का 0.75, इसका 1.50, इट इज 2 टाइम्स, और निफ्टी का -1.14, जबकि ये पॉजिटिव 1.5% है। अब चर्चा ये करेंगे कि पिछले 6 महीने से जो इनका रिटर्न का ट्रेंड दिख रहा है वो काफी बेहतर दिख रहा है। एक चीज ये, और ये बेहतर ट्रेंड हमें लगता है कि इस बात से हो रहा है कि डोमेस्टिक स्टॉक्स में जो भी इनके इन्वेस्टमेंट हैं वो बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। और हमने जो, और पराग फ्लेक्सी ने जो ओवरसीज स्टॉक में जो स्टेक बढ़ाया हुआ है, यदि उसमें थोड़ा सा अपवार्ड मूवमेंट आएगा तो फिर पराग फ्लेक्सी कैप सेगमेंट काफी बेहतर परफॉर्म करेगा, ये मुझे लगता है। हालांकि इन दोनों मुद्दों पे चर्चा करने के बाद जो पिछले 1 साल का, पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस और इंक्रीज इन द स्टेक ऑफ ओवरसीज स्टॉक, उसमें यदि अपवर्ड मूवमेंट की हम आशा करें तो हमें लगता है कि अभी आज के दिन में पराग फ्लेक्सी कैप से ऐसी हाई तो मचाने की बात नहीं है। बिफोर टेकिंग द डिसीजन टू एग्जिट हमें 2-3-4 महीने और इसमें वेट एंड वॉच के सिचुएशंस में होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि शायद इसका परफॉर्मेंस और बेहतर दिखे। और यदि 3-4 महीनों के बाद भी यदि परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी और 50 टीआरआई को, तो निश्चित रूप से हमें इससे एग्जिट करना चाहिए। लेकिन एज ऑन डेट वी मस्ट वेट एंड वॉच द सिचुएशन। फ्रेंड्स, एक मेरा डिस्क्लेमर है, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं और हिस्टोरिकल और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर मैं म्यूचुअल फंड का असेसमेंट किया करता हूं। मैं कोई ये वादा नहीं करता कि हमारे द्वारा सुझाए गए उपाय को आप फॉलो करेंगे तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, या किसी और फंड में लगाएंगे तो पैसे 2 महीने में दुगने हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक सिस्टम है, ये कोई मैजिक या कोई जादू नहीं है। थैंक यू, गुड डे।